तुम प्रज्वल को जानते हो? हरविंदर चौंका। बेशक, मैंने कुछ पूछताछ की, राघव ने जवाब दिया। तुमने किससे पूछा? वरिष्ठ हिमांशु। तुम उससे टकरा गए? क्या तुमने उसे मार डाला? राघव ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। मेरे जैसा दयालु व्यक्ति इतनी आसानी से किसी की जान कैसे ले सकता है? कोई बात नहीं, वह बहन आरोही के ही संप्रदाय से है। मैं उसे मारने का दिल कैसे कर सकता हूं? न केवल मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि मैंने उसे एक अविस्मरणीय अनुभव भी दिया। हे, दो नग्न पुरुष इस तरह से एक दूसरे के करीब, कौन जानता है कि किस तरह की कहानी सामने आएगी। अगर दोनों उस जगह में जुनून की चिंगारी जलाते हैं तो कम से कम यह थोड़ा दिलचस्प तो होगा। हालांकि राघव ने पहले ही उनके अंग तोड़ दिए थे अपने विशेष तरीकों के कारण, और क्योंकि उनके पास कोई औषधीय गोलियां नहीं थीं, उन्हें ठीक होने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। उसने उन्हें खास औषधीय गोलियां भी खिलाई थीं। अगर वे अपना मुंह खोलने की कोशिश करते तो उनके स्वर यंत्र के कंपन से उनकी ऊर्जा और रक्त विपरीत दिशा में बहने लगते। 2 घंटे से भी कम समय में उनके शरीर फट जाते। उसने उन्हें पहले ही इस बारे में चेतावनी दे दी थी, और वे विशेषज्ञ भी थे जो सच्चाई को भांपने में सक्षम थे। वे निश्चित रूप से दूसरों को बचाने के लिए चिल्लाने की हिम्मत नहीं करेंगे। वे केवल आज्ञाकारी रूप से वहां प्रतीक्षा कर सकते थे। राघव अपने मामले खत्म होने के बाद वापस जाकर उन्हें ठीक से सुलझाने की योजना बना रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे लगा कि उन 2 लोगों को इतनी आसानी से मार देना बहुत पछतावे की बात होगी। तो यह वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। तुम ऐसे घिनौने आदमी को क्यों नहीं मार देते? जब भी मैं उसे देखता हूं तो मुझे उल्टी आने लगती है, आरोही ने अफसोस जताते हुए कहा। क्या उसकी तुमसे दुश्मनी है? इसे दुश्मनी नहीं कहा जा सकता। बात बस इतनी है कि वह प्रज्वल का वफादार कुत्ता है। वह हमेशा मेरी और सीमा की हरकतों पर नजर रखता रहा है। राघव, जब सीमा तुमसे अपनी सगाई तोड़ने गई थी तो उसने झूठ बोला था कि वह अपने माता पिता के आदेशों से नाराज है। सच में वह तुम्हारे शर्मा परिवार की मदद करना चाहती थी। जब से वह विंड स्पिरिट पैवेलियन में शामिल हुई है, पैवेलियन मास्टर ने उसकी प्रतिभा के कारण उसका बहुत ख्याल रखा है। उसने उसे प्रशिक्षु के रूप में लिया और पालन पोषण करने के लिए हर संभव प्रयास किया। इसके अलावा पैवेलियन मास्टर के बेटे प्रज्वल के पास भी एक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ प्रतिभा है। उसकी आत्मा जड़ उच्च पृथ्वी वर्ग तक पहुंच गई है। उसकी आत्मा जड़ सीमा की आत्मा जड़ से थोड़ी अधिक मजबूत है। राघव को पता था कि यह तथाकथित आत्मा मूल आत्मा साधकों की प्रतिभा का मूल्यांकन करने का एक तरीका मात्र था। यह उनके मन समुद्र के भीतर शुद्धतम आत्मा ऊर्जा पर आधारित मूल्यांकन था। फीनिक्स क्राई में ग्रैंड मास्टर संजय ने व्यक्तिगत रूप से राघव का मूल्यांकन किया था, लेकिन परीक्षण उपकरण बेहद कच्चा था और राघव ने अपने कौशल को भी छिपाया था। उस समय ग्रैंड मास्टर संजय ने सोचा था कि राघव की आत्मा योग्यता जवान वर्ग तक पहुंच गई थी। हालांकि उसकी आत्मा वास्तव में किस स्तर तक पहुंच चुकी थी यह राघव को नहीं पता था, क्योंकि उसे कभी भी इसका परीक्षण करने का मौका नहीं मिला था। आरोही ने आगे कहा, तो प्रज्वल और सीमा हमारे विंड स्पिरिट पैवेलियन में अपनी पीढ़ी के सबसे मजबूत सदस्य हैं और उन्हें बुलाया गया है। खांसी, ठीक है, वे हैं जिन्हें तैयार करने के लिए हमारा विंड स्पिरिट पैवेलियन पूरी तरह से तैयार है। एक दिन मंडप स्वामी नशे में धुत होकर सीमा से बोला कि वह आशा करता है कि जियानटियन क्षेत्र में पहुंचने के बाद वह और प्रज्वल साझेदार बन जाएंगे। सीमा ने जवाब दिया कि वह किसी के साथ भागीदार बनने की योजना नहीं बना रही थी, जो पहली बार था जब उसने अपने मालिक की इच्छाओं को अस्वीकार कर दिया था। मंडप के मालिक को कम से कम कहने के लिए नाखुश था। हालांकि उन्होंने इसे कभी प्रदर्शित नहीं किया, लेकिन सीमा ने इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया। बाद में प्रज्वल बार बार उसके प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त करने के लिए आया, लेकिन उसे हर बार सीमा ने मना कर दिया। इतने लंबे समय तक परेशान किए जाने के बाद सीमा ने अंततः कहा कि उसकी सगाई हो चुकी है और उसे उम्मीद है कि वे इस मामले को खत्म कर देंगे। लेकिन किसने सोचा होगा कि प्रज्वल ने हार नहीं मानी
बल्कि चुपके से लोगों को सीमा के परिवार के पास उस सगाई की जांच करने के लिए भेज दिया। एक दिन सीमा ने सुना कि फीनिक्स क्राई के भीतर आपकी हर हरकत पर कोई गुप्त रूप से रिपोर्ट कर रहा था। वास्तव में प्रज्वल आपके पूरे शर्मा परिवार के साथ साथ आपको भी गुप्त रूप से खत्म करने की योजना बना रहा था, ताकि सीमा के पास उसे मना करने का कोई बहाना न रहे। उस कमीने राघव अब खुद को रोक नहीं सका और उसके अंदर से हत्या की तीव्र इच्छा उमड़ पड़ी, जिससे हवा में ठंडक फैल गई। आरोही ने आह भरी। मुझे तब इस बारे में पता नहीं था। सीमा ने मुझे पूरी कहानी बाद में बताई। उसने कहा कि उसे तुम्हारे प्रति सचमुच खेद है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने तुम्हें बहुत गहरा आघात पहुंचाया है। हालांकि वह तुम्हारे पूरे शर्मा परिवार को फंसाने के डर से तुम्हें अपनी मुश्किलें नहीं बता सकती थी। यह तथ्य कि आपने वास्तव में सीधे विवाह अनुबंध सौंप दिया और उसे दोष देने के बजाय आपने वास्तव में उसे सांत्वना दी, उस पर दया की, जिससे सीमा वापस आने के बाद कई बार रोई। बाद में जब मैं उससे वह औषधीय गोली लेकर आया जो तुमने उसे दी थी, तो उसने उसे खाने में जरा भी संकोच नहीं किया। जब मैंने उससे पूछा कि वह बिना जांचे परखे सीधे ही इसे क्यों खा लेती है, वह परिणामों से क्यों नहीं डरती, तो आपको पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि उसे आप पर पूरा भरोसा है। अब राघव को सचमुच खुद पर शर्म आ रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सीमा ने उनकी सगाई से पीछे हटने के पीछे इतने सारे रहस्य छिपे हुए थे। इससे पहले वह सीमा की सुंदरता से बहुत प्रभावित था, उसके अमर परी जैसे स्वभाव से मोहित था और उसके उस संपूर्ण आकर्षण की प्रशंसा करता था। लेकिन ऐसा लगता था कि वह भूल गया था कि महिला चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो, उसे अभी भी संजोए रखने की आवश्यकता है। अब जब उसे पता चला कि सीमा अपने कंधों पर कितना बोझ ढो रही है, तो वह दया और आत्मग्लानि से भर गया। सीमा की तुलना में वह बहुत ज्यादा स्वार्थी था। सच में मुझे इतना कुछ नहीं कहना चाहिए था। मुझे पता है कि आप सीमा के लिए कुछ भी त्याग देंगे। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता था कि सीमा भी दयनीय स्थिति में है। पूरे विंड स्पिरिट पेवेलियन में उसके पास कोई नहीं है जिस पर वह भरोसा कर सके। उसकी सारी शिकायतें और लाचारी सिर्फ उसके दिल में छिपी हो सकती हैं। केवल मैं ही उसके सारे दुखों को जानता हूं, लेकिन मेरे पास उसकी मदद करने की शक्ति भी नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं कि सीमा तुमसे प्यार करती है। मैंने उसे कई बार फीनिक्स क्राई में तुम्हारी उस कॉमिक को चुपके से घूरते हुए देखा है। कभी कभी वह अकेले में रोती और मुस्कुराती भी होगी। हालांकि मुझे नहीं पता कि जब तुम दोनों अकेले थे तो तुम दोनों के बीच क्या हुआ था, लेकिन मुझे पता है कि तुम सीमा के दिल में हो। हालांकि यह ठीक इसलिए है क्योंकि वह तुमसे प्यार करती है, इसलिए वह और भी ज्यादा दर्द में है। वह असहाय है। वह तुम्हें पसंद करती है, लेकिन वह तुम्हें स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करती। क्या तुम समझती हो? आरोही अब अपने आंसू नहीं रोक पाई। धन्यवाद बहन आरोही। मैं निश्चित रूप से मजबूत हो जाऊंगा ताकि मैं सीमा की मुश्किलों को हल करने में मदद कर सकूं। मैं कसम खाता हूं, मैं सीमा को एक स्वतंत्र महिला बनने दूंगा जिसे किसी भी प्रतिबंध का सामना नहीं करना पड़ेगा। राघव ने कसम खाई। आरोही ने अपने आंसू पोंछे और सिर हिलाया। असल में मुझे तुमसे ये बातें नहीं कहनी चाहिए थीं, लेकिन तुम्हारी युद्ध क्षमता और साथ ही तुम्हारी विकास दर को देखकर मैं आखिरकार उसके लिए कुछ उम्मीद महसूस कर सकता हूं। शायद इस दुनिया में तुम ही एकमात्र हो जो सीमा की किस्मत बदल सकते हो। शायद यह सब स्वर्ग की इच्छा से तय हुआ था। सीमा तुम्हारी सगाई से पीछे हटने गई थी, लेकिन तुमने उससे बिल्कुल भी नाराजगी नहीं जताई और इसके बजाय उसे सांत्वना दी। कौन सा मूर्ख ऐसा कुछ करेगा? मुझे लगता है मैं इसे प्रशंसा के रूप में लूंगा। राघव ने मुस्कुराने की कोशिश की। आरोही ने हंसते हुए कहा, बेशक यह प्रशंसा है। अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो आप सीमा पर इतनी गहरी छाप कैसे छोड़ सकते थे? हालांकि उसे पवन आत्मा मंडप में एक स्वर्गीय प्रतिभाशाली माना जाता है, लेकिन उस बुरे रहने वाले वातावरण में हर कोई स्वार्थी है। आप पहले व्यक्ति थे जो उसके प्रति इतने दयालु थे। अगर मैं होता तो मुझे लगता है कि मैं भी आपसे भावनात्मक रूप से प्रभावित होता।
हालांकि राघव ने अपने चेहरे को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, फिर भी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके गाल इतनी तेजी से जल रहे हैं कि वह आसानी से उन पर अंडा भून सकता है। उसने उस समय सिर्फ इसलिए एक दयनीय अभिनय किया था क्योंकि वह सीमा की खूबसूरती के सामने खुद को नियंत्रित नहीं कर पाया था, और फिर भी आरोही भी इससे प्रभावित हो गया था। राघव को वाकई ऐसा लगा जैसे वह और भी ज्यादा निंदनीय होता जा रहा था। क्या यह इसलिए है क्योंकि मैं अर्जुन से संक्रमित हो रहा हूं? लेकिन ऐसा लगता है कि उस समय मैं उसे अभी तक नहीं जानता था। क्या मैं हवा के माध्यम से दूषित हो गया था? राघव, मुझे पता है कि इससे तुम पर बहुत दबाव पड़ेगा, लेकिन सीमा वाकई बहुत दयनीय है। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे बचाने में मदद कर सकोगे। आरोही ने राघव की बांह खींची। भले ही मुझे अपनी जान देनी पड़े, मैं सीमा को जरूर बचाऊंगा। मेरी औरत को कोई भी तंग नहीं कर सकता। हालांकि ये शब्द थोड़े अश्लील और थोड़े दबंग थे, लेकिन आरोही के कानों में ये एक बहुत ही भरोसेमंद वादा थे। इससे उसे सुरक्षा का एक मजबूत एहसास हुआ। क्या वह पागल बच्चा बहुत शक्तिशाली है? क्या वह पागल हो जाएगा और लोगों को काटना शुरू कर देगा? राघव ने पूछा। पागल बउआ? प्रज्वल? यह सुनकर आरोही हंस पड़ी और राघव को आंख मार दी। तुम वाकई उपनाम बनाने में बहुत अच्छे हो। अगर उसने यह सुना तो वह निश्चित रूप से गुस्से से मर जाएगा। लेकिन हंसने के बाद आरोही एक बार फिर गंभीर हो गई। प्रज्वल मंडप मास्टर का बेटा है और उसका साधना आधार टेंडन परिवर्तन के 9वें स्वर्ग चरण तक पहुंच गया है। जहां तक उसकी आध्यात्मिक शक्ति का सवाल है, यह समुद्र जितनी विशाल है और उसने 6 शक्तिशाली चौथे दर्जे के जादुई जानवरों के लिए 6 आध्यात्मिक स्थान खोले हैं। इसके अलावा वह खुद भी आत्मा कला में निपुण है। हालांकि वह मंडप मास्टर का बेटा है, लेकिन उसने वास्तव में दूसरों की तुलना में और भी कठोर प्रशिक्षण लिया है और उसने कभी भी उसी क्षेत्र में किसी के खिलाफ हार का स्वाद नहीं चखा है। गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने से कुछ समय पहले उसने आपके ज्वांटियन सुपरमोनेस्ट्री के शीर्ष विशेषज्ञ के भाई शिवा के साथ नोट्स की तुलना की। हालांकि वे दोनों स्पष्ट रूप से पीछे हट रहे थे और वे एक ड्रॉ में समाप्त हो गए। हालांकि यह कहा गया था कि प्रज्वल ने पहले ही शिवा को नुकसान में डाल दिया था। वह केवल सम्मान देने के लिए रुका था। मुझे सटीक विवरण नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि उस समय उनमें से किसी ने भी पूरी ताकत से प्रयास नहीं किया था, और फिर भी उनकी आभा इतनी शक्तिशाली थी कि अन्य चुने हुए लोगों को भी सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। राघव, अगर तुम सीमा का पीछा करना चाहते हो तो तुम्हें एक दिन प्रज्वल का सामना जरूर करना पड़ेगा। तुम लापरवाह नहीं हो सकते, क्योंकि वह वाकई बहुत शक्तिशाली है। राघव ने सिर हिलाया। यह तथ्य कि वह शिवा के साथ बराबरी की लड़ाई लड़ सकता था, यह साबित करने के लिए पर्याप्त था कि वह वास्तव में शक्तिशाली था। राघव शिवा के कौशल से तब हैरान रह गया था जब उसने बर्बरीक पवन जानवर से लड़ाई की थी, लेकिन अगर वह शिवा के समान स्तर पर होता तो राघव उससे नहीं डरता। जब तक वह अपने भाई सक्षम या समर के समान स्तर पर नहीं होता, तब तक वह कोई समस्या नहीं होती। ऐसा इसलिए था क्योंकि राघव ने शिवा से पहाड़ जैसा दबाव महसूस नहीं किया था जो उसने सक्षम और समर से महसूस किया था। यद्यपि वह टेंडन परिवर्तन क्षेत्र में आगे बढ़ चुका था, फिर भी उसे समर और सक्षम की बराबरी करने में कोई आश्वासन नहीं था। समर प्राकृतिक ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम था, एक ऐसी शक्ति जो दुनिया को नष्ट कर सकती थी। वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे कोई साधारण व्यक्ति रोक सके। जहां तक सक्षम की बात है, चूंकि वह समर जितना ही प्रसिद्ध था, इसलिए उसके पास भी अपने चौंकाने वाले त्रुप के पत्ते होने चाहिए थे। हालांकि उसे नहीं पता था कि वे क्या थे, लेकिन राघव को यकीन था कि सक्षम समर से कमजोर नहीं था। वर्तमान में राघव को समर की प्राकृतिक ऊर्जा को नियंत्रित करने की क्षमता के बारे में सबसे अधिक चिंता थी। यह विशेष रूप से सच था क्योंकि समर का साधना आधार बहुत शक्तिशाली था। उसके साथ सीधे लड़ना निश्चित रूप से एक बुरा विचार था। अब तक उन दोनों के अलावा राघव को यकीन था कि वह यहां किसी और को हरा सकता है। यह सही है, कुछ दिन पहले
मैं एक भयानक युद्ध में फंस गया था, आरोही ने अचानक कहा। एक स्वर्ग हिला देने वाली लड़ाई? राघव को अनायास ही कुछ दिलचस्पी महसूस हुई। हरविंदर ने सिर हिलाया। 3 दिन पहले अंधेरे के जंगल के बाहर एक पहाड़ी घाटी में आपके जवान टीएन सुपरमोनेस्ट्री के नंबर 1 विशेषज्ञ सक्षम ने एक अन्य व्यक्ति के साथ एक भीषण लड़ाई लड़ी। वह वास्तव में स्वर्ग को हिला देने वाली, धरती को हिला देने वाली लड़ाई थी। हालांकि 3 दिन हो चुके थे, लेकिन वह दृश्य अभी भी हरविंदर के दिमाग में गहराई से अंकित था। सक्षम ने किसी से लड़ाई की? क्या वह यिनलुओ था? राघव ने पूछा। हरविंदर ने अपना सिर हिलाया। यह यिनलुओ नहीं था। उस आदमी ने लबादा पहना हुआ था और मैं उसके चेहरे पर जो देख सकती थी वह बहुत सुंदर था। उसकी निचली ठोड़ी थोड़ी गोल थी। मुझे लगता है कि उसने खुद को मुकेश। राघव बिना कुछ कहे रह नहीं सका। हाँ, उसने अपना नाम मुकेश बताया। कितना अजीब नाम है। रुको, तुम उसे जानते हो? क्या तुम भी वहां थे? हरविंदर ने पूछा। मैं वहां नहीं था। जो लोग सक्षम के समान स्तर पर लड़ सकते हैं और जो उस तरह की पोशाक पसंद करते हैं, उनमें से शायद वह अकेला है। हालांकि राघव को जिज्ञासा हुई। हालांकि मुकेश को लड़ना पसंद था, लेकिन वह ज्यूली गुप्त क्षेत्र में सक्षम से क्यों लड़ेगा, जहां हर तरफ खतरा छिपा हुआ था? उन्होंने पूछा, वे लड़ाई कैसे शुरू कर दिए? मुझे नहीं पता, लेकिन मुकेश लगातार सक्षम को बेवकूफ कहकर कोस रहा था। उसने कुछ ऐसा कहा कि उसने कभी मास्क नहीं पहना था और वह कोई भी शर्मनाक काम करने से घृणा करता है। उसके डॉगशीट भाई को चोट पहुंचाने के बारे में भी कुछ कहा गया था। मुझे वास्तव में नहीं पता। हरविंदर की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी। उसकी नजर में सक्षम जैसा व्यक्ति एक उच्च और महान अस्तित्व था जो आसानी से किसी और से बात नहीं करेगा, लेकिन वह आदमी उसके बराबर ही था, एक शीर्ष विशेषज्ञ। लेकिन उसने वास्तव में सक्षम को बेतहाशा कोसा था, जो उसकी गरिमा के नीचे होना चाहिए था। इसीलिए उसे यह विशेष रूप से विचित्र लगा। राघव के चेहरे पर एक अजीब सी बात उभर आई जब उसने कुछ सोचा। ऐसा नहीं हो सकता है कि इसकी वजह यही हो, है ना? समय की गणना करने पर ऐसा लगता है कि उनकी लड़ाई उस समय के बाद हुई थी जब उसने मुखौटा पहना था और लगभग शिवा को मौत के घाट उतार दिया था। बाद में शिवा ने एक महत्वपूर्ण क्षण में भागने के लिए अपने टेलीपोर्टेशन ताबीज का इस्तेमाल किया था, जबकि राघव ने उस दौरान कभी अपना मुखौटा नहीं उतारा था। बाद में जब भ्रष्ट शिष्यों के एक समूह ने उसे भड़काया तो उसने जादुई जानवरों की एक सेना का नेतृत्व किया और उनमें से आधे से ज्यादा को मार डाला। भ्रष्ट चुने हुए ने उससे कहा कि वह उन्हें अपना नाम बताए। उसने तब बहुत ही शानदार तरीके से मुकेश का नाम उनके लिए छोड़ दिया था। अब हरविंदर से इस लड़ाई के बारे में सुनकर वह तुरंत सोच सकता था कि क्या हुआ था। निश्चित रूप से कोई था जिसने उसके नाटकीय आत्मपरिचय को रिकॉर्ड किया था। कौन जानता था कि शिवा के पास कौन से दिव्य चैनल थे जिससे उसे पता चला कि नकाबपोश आदमी मुकेश था। सबसे अधिक संभावना है कि उसने मुकेश के लिए गिरफ्तारी वारंट भेजा था। उसी समय यह खबर सक्षम तक भी पहुंच गई होगी। सक्षम के स्तर के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए उसी स्तर के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ लड़ने में सक्षम होना निश्चित रूप से बेहद रोमांचक था, और उसने निश्चित रूप से मुकेश का नाम पहले सुना था। मुकेश को सुर्खियों में रहना बहुत पसंद था, इसलिए वह कभी भी अपना ठिकाना नहीं छिपाता था। पहले मठ के अनुयायियों और जासूसों की बड़ी संख्या और उनकी विशेष संचार क्षमताओं को जोड़कर मुकेश को ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। अपने विचारों में उस बिंदु पर पहुंचकर राघव की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। ऐसा लग रहा था कि उसके द्वारा की गई गड़बड़ी के बाद मुकेश ने ही दोष अपने ऊपर ले लिया था। क्या आप मुकेश को जानते हैं? हरविंदर ने पूछा। हाँ, मैं उसे जानता हूं। हम दोस्त कहला सकते हैं। आखिरकार मुकेश को पहले ही उससे एक उपहार मिल चुका था। उसने जो पैर उसे दिया था वह निश्चित रूप से उन्हें दोस्त बनाने के लिए पर्याप्त था, है ना? भले ही मुकेश को सच्चाई पता चल जाए, वह वास्तव में नाराज नहीं होगा, है ना? राघव, मैं वास्तव में तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। तुम उस स्तर के किसी व्यक्ति के साथ दोस्ती कैसे कर पाए? हरविंदर ने प्रशंसा की।
एक ही पंख वाले पक्षियों का एक साथ झुंड में रहना यही दर्शाता है। एक व्यक्ति जितना अधिक शक्तिशाली होता है, उसके पास उतने ही कम दोस्त होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लोग उसके दोस्त बन सकते हैं, उनके पास भी उतनी ही ताकत होनी चाहिए। घोड़ा भेड़ों के साथ एक ही चरनी में नहीं रहता, फीनिक्स गौरैया के साथ नहीं उड़ता। जो लोग एक ही स्तर पर नहीं थे, वे सच्चे दोस्त नहीं बन पाए। राघव का यह कहना कि वे दोस्त माने जा सकते हैं, इसका मतलब था कि उसके पास एक ताकत थी जिसे मुकेश पसंद करता था। भले ही वह मुकेश के बराबर न हो, लेकिन वह निश्चित रूप से उससे बहुत दूर नहीं था। यह सही है। अंतिम परिणाम क्या था? कौन जीता? राघव को परिणाम की अधिक परवाह थी। इससे पहले मुकेश ने यिन लुओ के साथ एक भयंकर लड़ाई लड़ी थी। एक बार जब वह घर गया और एकांत में चला गया, तो यह पता नहीं था कि उसकी ताकत कितनी बढ़ गई थी। उन दोनों ने एक चौंकाने वाली लड़ाई लड़ी। कई मील तक जमीन ढह गई और आसपास के सभी पहाड़ जमींदोज हो गए। यह एक अविश्वसनीय रूप से भयंकर लड़ाई थी। हालांकि उनमें से किसी ने भी अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। मुझे लगता है कि वे बस अपने प्रतिद्वंद्वी का परीक्षण कर रहे थे। सक्षम गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से ही मुकेश का मूल्यांकन करने के लिए एक बहाने की तलाश में था। दोनों ने सिर्फ 1 घंटे तक लड़ाई की और दोनों में से कोई भी दूसरे पर बढ़त हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाया। जिस तरह से वे लड़े, उससे ऐसा लग रहा था कि उनमें बहुत ज्यादा शंकाएं थीं और वे अपनी असली लड़ाई की ताकत नहीं दिखा पाए। अंत में सक्षम ने कहा कि वह बाद में मुकेश के साथ इस आरण का निपटान करेगा, जबकि मुकेश ने गुस्से में सक्षम को बेशर्म होने के लिए कोसा और कहा कि अगर वह आश्वस्त नहीं हुआ तो वे असली लड़ाई कर सकते हैं। सक्षम भी क्रोधित था, लेकिन उसने फिर भी सहन किया। 1-2 उपहास के बाद वह चला गया। जब वह चला गया तो मुकेश ने जाने से पहले कुछ देर तक बार बार गाली दी। उसने कहा कि अगर कोई मानसिक बीमारी का शिकार हो जाए तो वह बदकिस्मत होता है। अंत में हरविंदर ने अपना मुंह ढकना शुरू कर दिया क्योंकि वह हंस रही थी। उसे लगा कि उसके स्तर के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति द्वारा किसी को इस तरह खुलेआम गाली देना बेहद मजेदार था। जहां तक राघव की बात है तो वह हंस नहीं पा रहा था। अगर मुकेश को पता चल गया कि यह राघव ही था जिसने उसे गुप्त रूप से फंसाया था, तो राघव को वास्तव में यह यकीन करने की हिम्मत नहीं थी कि वह दुश्मनी नहीं करेगा। हालांकि राघव भी उससे नहीं डरता था। अगर वह वाकई इतना बेशर्म था कि उसके खिलाफ दुश्मनी कर सकता था, तो उसे पहले उस पैर को सौंप देना चाहिए था। चलो, इस बारे में बात करना बंद करें। चूंकि मैं तुमसे टकरा चुकी हूं, इसलिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। तुम मेरी रक्षा के लिए यहां हो तो मैं निश्चित रूप से बहुत अधिक सहज महसूस करूंगी, हरविंदर ने हंसते हुए कहा। उसने राघव की बांह को अपने हाथों से खींचा। राघव की अभिव्यक्ति थोड़ी सख्त हो गई। हरविंदर भी एक दुर्लभ सुंदरता थी। यह सिर्फ इतना था कि हमेशा सीमा के साथ रहने से वह स्वाभाविक रूप से ग्रहणग्रस्त थी, लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदला कि वह भी एक ऐसी सुंदरता थी जो केवल हर 1000 मील पर ही मिल सकती थी। इतनी सुंदरी को अपनी बांह पर थामे देखकर राघव का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसका चेहरा गर्म महसूस होने लगा। जब हरविंदर ने राघव में यह बदलाव महसूस किया तो वह शरारती ढंग से हंस पड़ी। मुझे तुम्हारा वर्तमान भाव बहुत पसंद आया। हे, इसका मतलब है कि तुम पूरी तरह से भ्रष्ट नहीं हुए हो। अगर तुम पूरी तरह से स्वाभाविक दिखते तो मुझे वास्तव में तुमसे सावधानी पूर्वक पूछताछ करनी पड़ती। राघव को हंसने और रोने का मन हुआ। ऐसा लग रहा था कि हरविंदर अभी भी सीमा के शीर्ष सलाहकार की भूमिका निभा रही थी। उसे निश्चित रूप से उसके आसपास थोड़ा और सावधान रहना होगा। हे, तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। सीमा और मैं सबसे अच्छी बहनें हैं और हमने कभी अलग न होने की कसम खाई है। इसलिए अगर तुम सीमा से शादी करना चाहती हो तो तुम्हें मुझे भी साथ लाना होगा और मुझसे भी शादी करनी होगी। हरविंदर ने किसी भी तरह की परवाह न करने का भाव दिखाया, लेकिन उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से कुछ घबराहट थी। मेरे लिए भी ऐसी कोई अच्छी चीज थी तो लगता है कि मुझे वाकई फायदा हुआ, राघव ने हंसते हुए कहा।
राघव को एहसास हो गया कि उसके हंसने के बाद हरविंदर की आंखों में घबराहट काफी कम हो गई थी। ऐसा लगता है कि हरविंदर उतनी स्वतंत्र और लापरवाह नहीं थी जितनी वह दिखा रही थी। राघव के लिए हरविंदर उन छोटी बहन जैसे लोगों में से एक थी। उसका दिल दयालु था, उसमें कुछ शरारतें भी थीं, जिसकी वजह से उससे संपर्क करना और उससे दोस्ती करना आसान था। चलो अंधेरे के जंगल में और अंदर चलते हैं, तुम मेरे साथ हो तो मैं ज्यादा सुरक्षित महसूस करूंगी। हरविंदर ने राघव को खींचा और सुनहरे पपड़े वाले बैल की पीठ पर कूद पड़ी। राघव ने एक पल सोचा और लिटिल स्नो को उसके आध्यात्मिक स्थान पर वापस भेजने का फैसला किया। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि लिटिल स्नो की उपस्थिति में हरविंदर के जादुई जानवर अत्यधिक भयभीत महसूस करते थे। 2 तीसरे दर्जे के जादुई जानवरों ने रास्ता खोला, जबकि 2 पूंछ वाली आत्मा बिल्ली उसकी पीठ की रखवाली कर रही थी। अपने रास्ते में वे उस भ्रष्ट चुने हुए की लाश के पास से गुजरे और राघव को उसकी स्थानिक अंगूठी मिल गई। लिटिल स्नो का हमला बहुत शक्तिशाली था और वह आसानी से स्प्रिट रिंग को नष्ट कर सकता था। यह स्प्रिट रिंग अभी भी बरकरार थी। इसका मतलब था कि इसकी गुणवत्ता काफी अच्छी थी। स्थानिक वलय को हटाकर वे अंधकार के जंगल में और आगे बढ़ते गए। जंगल में जानवरों को काबू करने वालों को एक फायदा होता है। जादुई जानवरों के साथ वे जो दबाव छोड़ते हैं उससे ज्यादातर जहरीले कीड़े भाग जाते हैं, लेकिन इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उन कीड़ों को डराने में असमर्थ है और उस पर लगातार हमला होता रहेगा। बैल के ऊपर से हरविंदर ने समझाया। वे जहरीले जंगली कीड़े इंसानों के दबाव को महसूस नहीं कर पाते थे, लेकिन वे जादुई जानवरों द्वारा छोड़े गए दबाव के प्रति बेहद संवेदनशील थे। यह जानने के बाद राघव खुद को बेवकूफ कहने और इस बारे में पहले न सोचने के लिए कोसने से खुद को नहीं रोक सका। अगर उसे यह पता होता और उसने शुरुआत में ही लिटिल स्नो को बुला लिया होता तो उसे इतनी सावधानी और धीरे धीरे यात्रा नहीं करनी पड़ती। 1 मिनट रुको, यह एक सफेद जेड जलबेल है। राघव ने अचानक आवाज लगाई और एक बड़े पेड़ की ओर कूद पड़ा। उस पेड़ के बगल में एक अजीब सी बेल थी जो पूरी तरह से जेड की तरह सफेद थी। ऐसी बेल का क्या उपयोग है? मैंने इसे पहले भी देखा है और जब मैंने इसे काटा तो अंदर सिर्फ थोड़ा सा साफ पानी था। इसके अंदर की औषधीय ऊर्जा ज्यादा नहीं है। हरविंदर हैरान थी। उसने पहले ही पुष्टि कर ली थी कि इस बेल का कोई मूल्य नहीं है। जेड व्हाइट वाटर वाइन का अपने आप में कोई महत्व नहीं है, लेकिन जहां यह उगती है वहां इसके साथ कुछ और भी उगने की संभावना है। ओह, यह वास्तव में यहां है। राघव की आंखें चमक उठीं। बेल से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा पौधा था जो केवल 1 ताड़ के आकार का था। उसमें से छोटे पीले फूल उगे थे। इसे व्हाइट जेड सोल ग्रास कहा जाता है। यह एक अत्यंत दुर्लभ औषधीय घटक है जो आत्मा को पोषण दे सकता है। मैं इससे एक आत्मा को पोषण देने वाली गोली को परिष्कृत कर सकता हूं, लेकिन यह उस आत्मा को पोषण देने वाली गोली जितनी अच्छी नहीं होगी जो मैंने उस समय सीमा को भेजी थी। हालांकि इसका प्रभाव अभी भी बहुत अच्छा है, इसलिए थोड़ी देर में मैं आपकी आत्मा को पोषण देने वाली गोली को परिष्कृत करने में भी मदद कर सकता हूं। तो फिर क्या यह बहुत कीमती नहीं होगा? हरविंदर को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। आत्मा को पोषण देने वाली गोलियां अविश्वसनीय रूप से महंगी थीं। मुख्य बात यह थी कि उनकी सामग्री बहुत दुर्लभ थी। यहां तक कि पवन आत्मा मंडप में जो आत्मा साधकों से भरा हुआ था, ऐसे बहुत कम लोग थे जिन्हें आत्मा को पोषण देने वाली गोली खाने का मौका मिला। वास्तव में सीमा के अलावा केवल मंडप मास्टर के बेटे प्रज्वल को ही इसे खाने का मौका मिला था। इसके अलावा यह कुछ ऐसा था जिसे पाने के लिए मंडप मास्टर ने बहुत प्रयास किया था। आत्मा को पोषण देने वाली गोलियां प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। पैसे होने पर भी उन्हें प्राप्त करना मुश्किल था। इसलिए जब हरविंदर ने सुना कि राघव उसके लिए एक गोली तैयार करेगा तो वह बहुत प्रभावित हुई। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम हमेशा सीमा के साथ हो? चूंकि सीमा के पास एक है, इसलिए तुम्हारे साथ गलत व्यवहार नहीं किया जा सकता है ना? राघव ने हंसते हुए कहा। हरविंदर लाल हो गई। उसने राघव के साथ
व्हाइट जेड सोल ग्रास की खुदाई में मदद की। राघव ने एक बार फिर अपने जीवन चक्र में इसके लिए कुछ जगह बनाई। वे दोनों आगे बढ़ते रहे। जादुई जानवरों के साथ ये बहुत अधिक आरामदायक था। राघव ने अपना समय दुर्लभ औषधीय अवयवों के निशान खोजने में बिताया। अचानक जब वे यात्रा कर रहे थे, एक क्रोधित दहाड़ सुनाई दी। हरविंदर के जादुई जानवर तुरंत रुक गए। उस क्रोधित दहाड़ के बाद दूरी पर स्थित पेड़ कांप उठे और एक विशाल आकृति राघव और हरविंदर के सामने प्रकट हुई। वह लाल लपटों से ढका हुआ एक विशाल शेर था और 100 मीटर से भी ज्यादा लंबा था। उसकी आंखें गोल थीं और वह उन पर दहाड़ रहा था, जादुई जानवरों को चेतावनी दे रहा था कि यह उसका क्षेत्र है। इससे आने वाले शक्तिशाली दबाव के कारण हरविंदर के जादुई जानवर अनैच्छिक रूप से पीछे हट गए। स्कारलेट ब्लेज लायन! राघव और हरविंदर दोनों ने चौंक कर चीख मारी। हरविंदर की चीख उत्साह से भरी हुई थी। राघव के लिए उसे थोड़ी दया आई। उसने स्कारलेट ब्लेज लॉयन को भी महत्वपूर्ण माना। अधिक सटीक रूप से उसने इसके निदान को महत्वपूर्ण माना। यह एक अग्नि विशेषता वाला जादुई जानवर था और इसके निदान में इसकी पशु ज्वाला थी। इसकी पशु ज्वाला को पशु ज्वाला रैंकिंग में 67वें स्थान पर रखा गया था। यह राघव की ज्वाला सैलामैंडर पशु ज्वाला से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। हालांकि राघव जानता था कि इस स्कारलेट ब्लेज लायन का उससे कोई संबंध नहीं है। हरविंदर के कट्टरपंथी भाव से ही उसे पता चल गया था कि वह उसे चाहती है। भले ही वह 1000 साल तक अपनी खाल की खेती करे, लेकिन वह इतना बेशर्म नहीं होगा कि किसी महिला से ऐसी बात पर लड़े। हमें क्या करना चाहिए राघव? यह स्कारलेट ब्लेज शेर अभी अभी परिपक्व हुआ है और इसलिए यह केवल शुरुआती चौथी रैंक पर है, लेकिन इसकी युद्ध क्षमता निश्चित रूप से मध्य चौथी रैंक के जादुई जानवर से कम नहीं है। भले ही मेरे सभी जादुई जानवर एक साथ काम करें, वे इसे जबरन वश में नहीं कर पाएंगे। हरविंदर थोड़ा शक्तिहीन महसूस कर रहा था। स्कारलेट ब्लेज लायन की प्रसिद्धि सर्वविदित थी और कोई भी टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र का बीस्ट टेमर इसके लिए लाल आंखों वाला हो जाता था। लेकिन ऐसे शक्तिशाली जादुई जानवर को वश में करने के लिए बहुत ज्यादा आत्मिक ऊर्जा की जरूरत होती है। इसके अलावा आपको लगातार इस बात की चिंता रहती है कि जादुई जानवर विद्रोह कर सकता है या आध्यात्मिक बंधनों से बच निकलने की कोशिश कर सकता है। वह वरिष्ठ प्रशिक्षु हिमांशु की तरह मूर्ख नहीं थी। राघव के सामने लिटिल स्नो को वश में करने की कोशिश करना वास्तव में मौत को आमंत्रित करने जैसा था। सामान्य परिस्थितियों में जब बीस्ट टैमर्स किसी जादुई जानवर को पकड़ने का प्रयास करते हैं तो उन्हें पहले जादुई जानवर को घायल करके उसे वश में करना पड़ता है, जिससे वह पहले भागने की क्षमता खो देता है। फिर अपने पालतू जानवरों की सुरक्षा में वे जादुई जानवर पर अपनी आध्यात्मिक छाप छोड़ देते हैं। लेकिन यह स्कारलेट ब्लेज शेर बहुत शक्तिशाली था। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि यह हरविंदर के सभी मौजूदा जादुई जानवरों को मार सकता था और फिर अंत में बच भी सकता था। यह निश्चित रूप से सबसे खराब स्थिति थी। इसलिए हरविंदर के पास कोई उपाय नहीं था और वह केवल राघव से मदद मांग सकता था। मुझे इसे संभालने दो, तुम सब थोड़ा पीछे हट जाओ। राघव मुस्कुराया, जबकि उसके दिल में हार से खून टपक रहा था। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। स्कारलेट ब्लेज लॉयन को पाने की उसकी इच्छा उसके भीतर ही दब गई थी। बैल से उतरकर वह धीरे धीरे स्कारलेट ब्लेज लायन के पास गया। स्कारलेट ब्लेज लायन ने गुस्से में गुर्राहट की जब उसने देखा कि यह छोटा सा प्राणी उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करके उसके इलाके में घुस आया है। तुम किस बात पर गुर्रा रहे हो? हरविंदर से मिलना तुम्हारा सौभाग्य है। राघव पहले से ही अंदर से नाराज था। अगर वह इस स्कारलेट ब्लेज लायन की जानवर जैसी लॉ को परिष्कृत कर सकता है तो उसकी गोली शोधन गति बहुत बढ़ जाएगी। आजकल उनकी लगभग सभी 3 फ्लावर कनेक्टिंग टेंडन गोलियां पहले ही इस्तेमाल हो चुकी थीं। हालांकि उनके पास और अधिक औषधीय गोलियां परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। अब अपने सामने एक शक्तिशाली जानवर की ज्वाला को देखकर, लेकिन उसे इकट्ठा न कर पाने के कारण वह पहले से ही चिढ़ गया था। इस साथी को अपने ऊपर क्रोधित होकर दहाड़ते देखकर
उसका क्रोध उस पर निकलना ही था। लाल रंग का ज्वाला सिंह एक बार फिर दहाड़ा। उसकी दहाड़ से जंगल हिल गया। उसका ज्वाला रंग का फर खड़ा हो गया, जिससे स्पष्ट रूप से पता चल रहा था कि वह पहले ही अपने धैर्य के अंत तक पहुंच चुका था। राघव ने इस बात को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ना जारी रखा। हरविंदर को भी लगा कि उसका दिल दहल गया है। वह एक स्कारलेट ब्लेज शेयर था, एक ऐसा अस्तित्व जिसकी युद्ध क्षमता किसी भी चुने हुए टेंडन परिवर्तन क्षेत्र से कम नहीं होगी। इसके अलावा ज्वाला विशेषता वाले जादुई जानवरों में स्वाभाविक रूप से औसत से अधिक विनाशकारी शक्ति होती है। वह घबराई हुई महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। स्कारलेट ब्लेज शेयर अब पीछे नहीं हट रहा था। वह लाल उल्कापिंड की तरह आगे बढ़ा। उसकी गति अविश्वसनीय थी और उसकी आभा एक भारी पहाड़ की तरह थी। पूरी जमीन उसके कारण कांप उठी। हरविंदर को ठंड का एहसास हुआ। उसके जादुई जानवर वास्तव में उसकी तुलना नहीं कर सकते थे, और अगर वे उससे लड़ते तो किसी भी क्षण मरने का जोखिम उठाते। हालांकि उसे बहुत पहले से ही उम्मीद थी कि यह शक्तिशाली होगा, फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना भयानक होगा। बस इतनी सी गति ही इसे ऐसा बनाने के लिए पर्याप्त थी कि कोई भी प्रतिक्रिया न कर सके। यह पहले ही राघव तक पहुंच चुका था और पंजे से उसे नीचे गिरा रहा था। उसका विशाल पंजा जमीन पर धंस गया, जिससे क्यूई की एक भयानक लहर निकली। आसपास के सभी पेड़ टुकड़े टुकड़े हो गए। सैकड़ों मीटर तक का इलाका समतल जमीन में बदल गया। हरविंदर चौंक गई। वह यह भी नहीं बता पाई कि राघव कहां गया था। तभी उसने एक धमाकेदार आवाज सुनी, उठो! एक बहुत बड़ी आकृति आसमान में उड़ी। हरविंदर यह देखकर चौंक गई कि यह स्कारलेट ब्लेज लायन था। यह लगातार हवा में उछल रहा था। यह स्पष्ट था कि इसे वहां फेंका गया था। अचानक राघव की आकृति हवा में प्रकट हुई और उसके हाथ में एक ईंट दिखाई दी, जिसे उसने स्कारलेट ब्लेज शेयर के विशाल सिर पर जोर से पटक दिया। उसने एक करुण चीख मारी और वापस नीचे की ओर उछला और जमीन पर जा लगा। तुरंत ही एक बड़ा गड्ढा बन गया। जब राघव धीरे धीरे उसके सामने उतरा तो स्कारलेट ब्लेज लायन पहले ही बेहोश हो चुका था। हरविंदर ने अपना मुंह ढक लिया। वह सदमे में थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इतना शक्तिशाली स्कारलेट ब्लेज शेयर आसानी से वश में हो गया था। उसके विशाल बेहोश शरीर को देखकर हरविंदर अवाक रह गई। एक अचेतन जादुई जानवर पर आध्यात्मिक छाप छोड़ना आसान होना चाहिए, राघव ने कहा। तभी उसने प्रतिक्रिया की और उत्साहित होकर उसके शरीर के पास चली गई। उसके सामने हाथ की मुहर बनाते हुए हवा में एक अजीब निशान दिखाई दिया। यह वही तकनीक थी जिसका इस्तेमाल वरिष्ठ प्रशिक्षु हिमांशु ने किया था। वह एक दास चरित्र था और इसे दास छाप के रूप में भी जाना जाता था। निशान धीरे धीरे लाल धधकते शेर के सिर पर उतरा और गायब हो गया। उसका बेहोश शरीर कांप उठा और अचानक उसने गुस्से से दहाड़ लगाई। यह आध्यात्मिक छाप के विरुद्ध एक सहज संघर्ष था। इसके चारों अंग बेतरतीब ढंग से बाहर की ओर झूल रहे थे और यह आगे पीछे लुढ़क रहा था, लेकिन वह पहले से ही बेहोश था। अब जब गुलामी की छाप उसकी आत्मा तक पहुंच चुकी थी तो उसके लिए प्रतिरोध करना बहुत देर हो चुकी थी। अगर वह अब जाग भी जाए तो भी वह शक्तिशाली आध्यात्मिक छाप का विरोध नहीं कर पाएगा। जब तक वह हरविंदर की आत्मा ऊर्जा की सीमा से बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो जाता, उसे आज्ञाकारी रूप से वश में करना होगा। हरविंदर की आत्मा ऊर्जा स्पष्ट रूप से वरिष्ठ हिमांशु की तरह शक्तिशाली नहीं थी। राघव की सहायता के बाद भी स्कारलेट ब्लेज लॉयन के संघर्ष को रोकने में उसे लगभग 2 घंटे लग गए। फिर उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का एक धागा रखा और उसे स्कारलेट ब्लेज शेयर की आत्मा की गहराई में अंकित कर दिया। इस तरह वह भविष्य में उसे आसानी से नियंत्रित कर सकती थी। यदि वह प्रतिरोध करने का साहस करे तो उसके एक विचार मात्र से उसकी आध्यात्मिक शक्ति उसकी आत्मा को तितर-बितर कर देगी। इसके अलावा ब्रांडेड जादुई जानवर सभी अपनी आत्मा की गहराई से अपने स्वामियों के प्रति एक जन्मजात भय महसूस करते थे और वे विरोध करने की हिम्मत नहीं करते थे। यही कारण था कि वे जानते थे कि उन्हें खतरों का सामना करना पड़ेगा। फिर भी वे अपने मालिक के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए।
उनका जीवन हमेशा उनके मालिकों के हाथों में था। अपने मालिक के एक विचार से वे मर सकते थे। बहुत बढ़िया। इस स्कारलेट ब्लेज लायन के साथ मुझे साधारण चुने हुए से डरने की जरूरत नहीं होगी। हरविंदर उत्साह से भर गया। इससे पहले वह भ्रष्ट चुने हुए के खिलाफ नुकसान में पड़ गई थी। अगर उस समय उसके पास यह शक्तिशाली स्कारलेट ब्लेज शेर होता तो शायद परिणाम उलट हो जाते। भले ही वह उसे मार न पाती, फिर भी वह उसे दयनीय स्थिति में डाल देती। यह शेर निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली है। बस इतना है कि इसे अपनी पूरी ताकत दिखाने का मौका नहीं मिला इससे पहले कि मैं इसे बेहोश कर देता। अन्यथा इसके लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता होती। राघव ने सिर हिलाया। जानवर की लॉ रैंकिंग में 67वें स्थान पर रहने वाले अस्तित्व में कमी कैसे हो सकती है? यह ठीक इसलिए था क्योंकि राघव को पता था कि इसे संभालना मुश्किल होगा। इसलिए उसने शुरुआत में इसे वश में करने के लिए पूरी कोशिश की थी। यदि उसने इस बात का इंतजार किया होता कि उससे एहसास हो जाए कि वह कितना शक्तिशाली है जिससे वह अपनी जीवन ज्वाला छोड़ देगा, तो भले ही वह उसे वश में कर लेता, फिर भी यह बहुत अधिक परेशानी भरा होता। धन्यवाद राघव। हरविंदर ने उत्साह से राघव का हाथ खींचा। राघव हंसा और कुछ नहीं बोला। वह जानता था कि एक जानवर को काबू करने वाले के लिए एक शक्तिशाली जादुई जानवर जीवन रक्षक उपाय था। जूली के गुप्त क्षेत्र में हर जगह खतरा था और वे किसी भी समय मर सकते थे। ऐसे शक्तिशाली जादुई जानवर को वश में कर पाना निश्चित रूप से जश्न मनाने लायक था। अय्या राघव, तुम वाकई बहुत क्रूर थे। तुम्हारे हमले से उसकी खोपड़ी भी टूट गई थी। हरविंदर ने मुग्ध भाव से स्कारलेट ब्लेज लायन के फर को धीरे से थपथपाया। हालांकि जब उसने देखा कि उसके सिर का एक बड़ा हिस्सा अंदर धंस गया था, तो वह बड़बड़ाने से खुद को नहीं रोक पाई। राघव अवाक रह गया। जैसा कि उम्मीद थी, औरतें वाकई मनमौजी होती हैं। राघव ने बहुत ही समझदारी से अपना मुंह बंद रखने का फैसला किया। किसी महिला से तर्क वितर्क करना मूर्खता थी और राघव निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं करेगा। उसने बस देखा कि हरविंदर ने उसका मुंह खोला और उसमें उपचार की दवा की एक बोतल फेंक दी। बिना देखे ही वह इसकी महक से ही बता सकता था कि ये सभी निम्न श्रेणी की तीसरी श्रेणी की दवाइयां हैं। इनका उपचारात्मक प्रभाव बस औसत होगा, लेकिन इतनी सारी चीजें डालने के बाद तथा जादुई जानवर की सहज रिकवरी गति को जोड़ने के बाद यह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन राघव को हैरानी इस बात से हुई कि हरविंदर ने अपने तीसरे दर्जे के जादुई जानवरों पर अपनी आध्यात्मिक छाप हटा दी थी। वे दोनों जादुई जानवर बिना पीछे देखे ही तुरंत भाग गए। राघव को यह देखकर असहज महसूस हुआ। उसे इस तरह के तरीके पसंद नहीं थे। वे थोड़े बहुत बेरहम थे। वे साथी थे जिन्होंने जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन एक पार्टी उन्हें आसानी से त्यागने में सक्षम थी, जबकि दूसरी पार्टी ऐसे चली गई जैसे कि भारी बोझ से मुक्त हो गई हो। बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अगर साथियों के मामले में यही एकमात्र विकल्प होते तो राघव कोई साथी न रखना पसंद करता। लेकिन यह देखकर कि हरविंदर की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, वह समझ गया कि यह बीस्ट टैमर्स के लिए एक सामान्य सार्वभौमिक स्थिति थी। उसने अंदर ही अंदर आह भरी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि सीमा ने अपने जादुई जानवरों को ज्यूली के गुप्त क्षेत्र से बाहर रहते हुए ही छोड़ दिया था। जादुई जानवरों के लिए ऐसे क्षेत्र में छोड़ा जाना उन्हें नरक में गिराने जैसा था। शायद दूसरे लोग सीमा की हरकतों को समझ नहीं पाते, लेकिन राघव गहराई से समझ सकता था कि वह कितनी दयालु थी। इससे राघव को उस पर और भी दया आ गई। हरविंदर को राघव में कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। उसने खुशी खुशी स्कारलेट ब्लेज लायन को अपने आध्यात्मिक स्थान पर रख लिया और वे दोनों अंधेरे के जंगल में और आगे बढ़ गए।